नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ ऐश्वर्या राय निगम। आपका स्वागत है गुनाहों का देवता की इस अगली कड़ी में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस अद्भुत यात्रा की कोई भी कड़ी मिस ना करें। तो आइए कहानी का सफर आगे बढ़ाएं। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा कि सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिंती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशार लिखे हैं जो गेसु ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिंती की ओर देखा और कहा, बिंती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर ही नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी, हमें भूल मत जाना, समझी? बिंती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर ये आंसू कैसे? छी! और ये माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी कि बतलाऊं बतलाऊं, बिंती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी तो वह उसे दांत से तोड़ कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो ये माला सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप, गिलहरी कहीं की, सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिककर बैठ गई। आज केसु नहीं है, मुझे केसु की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफे उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो न सके, या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौजें भी हमारी हो न सकी, तूफान भी हमारा हो न सका। वाह, ये पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदर ने कहा। आज केसु होती तो बहुत सी बातें करती, सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था। क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे तो मैं हमेशा कहती थी, मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने बाद मेरी। सुधा थोड़ी देर चुप रही और फिर, और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसने कहा था जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारा सर किसके कदमों पर झुक चुका है। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिंती उठकर चली गई लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा, आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो।
हाँ, सो तो है ही देवता मेरे। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदन, जब मैं वहां रहूंगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा। तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसु के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था। चंदर, वहां सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहां। चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी। हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ, चलो लॉन पर चले, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था। और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरिया बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहां एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महराजिन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वह सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवा कर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पत्तले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महराजिन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा, आपन लड़के बच्चे को ब्याह कियो तो कतरनी उस जबान चलाइयो लियो, अब हिन हर काम में काहे टांग अड़ावा करत हो, तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई थीं। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मंगौड़ी दलवाई, चावल की कचौड़ियां बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांधकर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महराजिन तथा गांव की महरिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखाता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग जाग कर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी। तो बिनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम। लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास, स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छल छला आती, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास
फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और शची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं? बिनती कहती, हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी भी ना किया हो अपनी जिंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर रोशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइंस, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपए निकालने बैंक, शामियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाने परोसने के बर्तनों के इंतजाम, और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती, सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता कि वह सर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पूछ कर बैठती। एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती, और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़क कर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूखे होंठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल। हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो, क्या कराए चंदर? अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी। आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हूं। चंदर ने काट फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो किसी और को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली। लाओ, पैर दबा दूं तुम्हारे? अरे पागल हो गई। चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट पर आंखें पूछ ली। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो, हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली। अच्छा, अगर हमारे पति देव ने आज्ञा दे दी तो आऊंगी आपके यहाँ। उनका भी नाम लिख दीजिए, वरना बुरा ना मान जाए। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वहीं कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी ना कर सके। अब क्या करना है चंदर? जैसे कह रहे हो वैसे कर तो रही हूँ। अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालूं। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के। बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है, ये भी हमारी जान की गाहक हो गई है। अब हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांग तोड़ दूंगी, बाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा, अभी आया सुधा, और चंदर चला गया।
और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन ये जिंदगी थी जहां प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तले, कालीने, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहां अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहां किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तले धुलवाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहां भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहां दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज में डूब जाती है। और जिस वक्त कि आदमी के हृदय का कण कण क्षत विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले का एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी, और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह ये नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाजें थीं कि उसके कानों से टकराकर चली जाती थीं। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज्यादा तेज, प्रलय से भी ज्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का दिन। सुधा ने नथनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वाद्य चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ खींच ले गई बारात आने के एक दिन पहले। उस छत पर जहां सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी। सुधा जिसे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था, अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अनंतकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है, भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका ना मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है, जहां उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह कुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। ना चेहरे पर सुकुमारता थी, ना कठोरता, ना रूप था, ना ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसे सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लुटी है, वरन आवाज भी लुट गई है, और नीरवता भी, वैभव भी लुट गया और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्लू से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई, चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा।
सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा। बताओ, और तुम ही ये कर रही हो? सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रो उठी, चंदर, अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया, वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था, लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबरा कर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर के पाँव में मुंह छिपाई थी। उठकर बैठो ठीक से सुधा, इतना समझ बूझ कर ये सब करती हो, छी। तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदर। पापा से कह दो, आज तो बोल ले, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह फफक फफक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी, रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ? और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे ये रुआई अच्छी नहीं लगती, ये भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था, भावुकता से क्या फायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासी का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 ही बजे आ गया था और जनवासी में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिया भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। आए बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई। जाने कहाँ मर गई मुँह झौंसी। अरे सिंगार पिटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा ना लगते। बेसन का कनस्तर कहाँ रखा है? अभी आई, बिनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिनती की पुकार मचती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहां से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तश्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे। अभी 2 घंटे हैं, खा लो चंदर, अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूंगी, सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ, आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते रहना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊंगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं। आंसू बहते गए, सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने ग्लास में पानी दिया, उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला।
क्यों? आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं। हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप। अब तुम कमजोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई। अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से खत्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी, इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा। खिला दिया, सुधा बोली। देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूंगा, चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना। उम्मीद है कि आपको ये हिस्सा भी पसंद आया होगा। ये कहानी अभी जारी है और अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प मोड़ और नए घटनाक्रम लेकर आएंगे। तो अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करें और अपनी उत्सुकता यूं ही बनाए रखें। तब तक के लिए अलविदा।